ओके, एडमिन में किसने ज्वाइन किया है मुझे जरा इसे मैं मालूम कर लूं। एडमिन में एडमिन में जिसने ज्वाइन किया जरा अनम्यूट करो, मुझसे बात करें। सर मुजम्मिल। किसने ज्वाइन किया मुझे? सर मुजम्मिल। एडमिन से मुझे आवाज नहीं आ रही है। एडमिन में से जिसने ज्वाइन किया वो फिजिकली यहाँ आके मुझसे बात करें। जी सर। ये स्टूडेंट मैं इसी के लिए अभी बुलवा रहा। मुजम्मिल आप मुझसे यहाँ पे आके मुलाकात करें जरा ऑफिस में। मैं बेटा इधर मालूम कर लेता हूँ और ये करवा देंगे, आज करवा देंगे, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। ज़ाहिर सुबह से यहाँ पे तकरीबन 13 क्लासेस तो सिर्फ स्कूल की हैं, फिर हमारी तकरीबन 14 सब्जेक्ट क्लासेस जो है वो कोचिंग की होती हैं, मिस्टेक हो जाती है। मैं कर थैंक यू बताने का। मैं इंशाल्लाह करवा देंगे आज आपको ना, आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और कल का भी हो जाएगा अपलोड ना। कल का लेक्चर जो है वो क्या नाम है उसमें होगा, क्लिप्स में होगा, क्योंकि वो बीच में जरा नेट का प्रॉब्लम आया था, वो ब्रेकअप हुआ था। मुजम्मिल ये कल का लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं किया, प्रीवियस कर दिया है कोई किसी ने, उसको आज चेक करना है। ठीक है, सुलेमान आएंगे मुझसे बात करवाएगा उनकी। थैंक यू। लीव 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 कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका वो प्रॉब्लम मैंने समझ लिया, उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर देंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है 4 टाइप्स के हैं। कल भी शायद ये बात की थी मैंने आपसे कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेस मालूम होना चाहिए, किस बेस पे हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द 2 पॉइंट बेसिस पे। नंबर 1 कंपोजिशन, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है किस पार्टिकल से बना हुआ है। एटम से बना हुआ है तो एटॉमिक क्रिस्टल नाम हो गया। आयन से बना हुआ है, आयोनिक क्रिस्टल नाम हो जाएगा। मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नाम हो जाएगा। तो उसके नेम से आपको उसकी कंपोजिशन का अंदाजा हो रहा होगा, और नेम से उसके अंदर पाए जाने वाला बॉन्डिंग का भी अंदाजा हो रहा होगा। वो बॉन्ड जो उन पार्टिकल्स को यूनाइट करता है, इसको भी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। समन नहीं, वो बाय मिस्टेक इन्होंने कोई प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी है, कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई। ये इंशाल्लाह आज कर देंगे। ठीक है, इनसे मिस्टेक होगी, ये सही कर देंगे। आज का लेक्चर भी करेंगे और कल का भी करेंगे ना। अब मैं इसको बहुत दफा आंसर कर गया, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की फिर दोबारा बात सुने, बीच में डिस्ट्रक्शन होती है, कोई अगर सवाल कर रहा होता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल दोबारा सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासिफाई करें 2 बेसिस पे। फर्स्ट वन कौन सा है? कंपोजिशन। कंपोज किससे हुआ है? एटम से, आयन से और मॉलिक्यूल से। और सेकंड बेस जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये 2 पॉइंट्स आप याद रखते हो तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका डेफिनेशन ये होगा, डेफिनेशन ये होगी। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप की मैं बात करता हूं, मैं वर्बली बता रहा हूं, फिर इसको हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम है एटॉमिक क्रिस्टल। मैं कहता हूं एटॉमिक क्रिस्टल कौन है? कंसिस्ट ऑफ एटम्स, कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। मेरी इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें मैंने हाईलाइट की हैं। एटॉमिक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड held together, combined together by metallic bond. जब मैं आयोनिक क्रिस्टल की बात करूंगा, consist of ions and held together by ionic bond.
तो ये जो डेफिनेशन जो है उसको याद करना आसान होगा कि अगर आपको बेस मालूम हो कि हमने क्लासिफाई किस बेस पे किया है, कंपोजिशन बेस पे एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, आइए हम टॉपिक पे आते हैं ना, अब इसको स्लाइड पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, इसमें पूरा एक नोट लिखने के लिए आता है, कंप्लीट एक नोट आता है, डिटेल नोट आता है, सेक्शन सी में अमूमन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, मैंने ये कहा ना अभी आपको, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड chemical bonding. Chemical bonding, crystalline solids are classified into 4 types. कॉपी कर लें इसको ना, साथ साथ कॉपी करें। मतलब क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, crystals are classified into 4 types. On the basis of composition and chemical bonding, crystals are classified into 4 types. अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ कॉपी करते रहे इसको। फर्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे एटॉमिक और मेटालिक क्रिस्टल्स। एटॉमिक क्रिस्टल्स को मेटालिक क्रिस्टल भी कहते हैं। इसकी नेम से अंदाजा हो रहा है, एटॉमिक का मतलब है कंपोज ऑन एटम, मेटालिक का मतलब होगा हैविंग अ मेटालिक बॉन्ड। तो एटॉमिक क्रिस्टल्स को ही मेटालिक क्रिस्टल भी कहते हैं। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से इनकी एग्जाम्पल फौरन जहन में आ जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होंगी। मेटल्स, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, जितने भी तमाम मेटल्स। ये हमारा फर्स्ट टाइप है, एटॉमिक क्रिस्टल और मेटालिक। हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने। अब डेफिनेशन जो है वो ऊपर जो 2 पॉइंट्स है ना, कौन कौन से? कंपोजिशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। आप देखें डेफाइन ऐसे कर रहे हैं ना हम इसको, दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ये होगी कंपोजिशन। पैक्ड, एटम्स आर पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन में हमने वही 2 पॉइंट्स लिए हैं। एटॉमिक क्रिस्टल कौन है? कंसिस्ट ऑफ एटम्स which are packed together and combined together, held together by metallic bond. ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अगर स्टार्ट से आपने इसका बेस समझा हुआ है तो डेफिनेशन को याद करना आपके लिए इजी रहेगा। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। ये फॉर्मेट ऑफ द डेफिनेशन जो है अगर याद है तो सबको डिफाइन करना आपके लिए इजी हो जाएगा कि हमें इसी अंदाज से डिफाइन करना है, मतलब जुमला बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इसको एक मिनट, ये जो मेटालिक बॉन्ड है ना, इस मेटालिक बॉन्ड को आपको डिस्क्राइब नहीं करना, लेकिन मेटालिक बॉन्ड क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने एक एनिमेशन इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पिक्चर्स और एनिमेशंस वगैरह आपको नहीं बनानी होती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि मेटालिक बॉन्ड कैसे है, तो हम स्टैटिक फिगर नहीं बनाते बल्कि एक डायनेमिक किस्म की फिगर बनाते हैं जिसके अंदर मूवमेंट नजर आ रही होगी। तो मेटालिक बॉन्ड को समझाने के लिए बुक में अगर आप देखते हैं पेज नंबर 62 है, वहां एक डार्क कलर की ब्लैक फिगर बनी हुई है, वहां ब्लैक ब्लैक के मतलब एटम्स शो किए गए हैं और वो हेल्ड टुगेदर है बाय मेटालिक बॉन्ड, और उनके एटम्स के साइड पे थोड़ा ब्लर सा हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का और इनकी वाइब्रेशन को ये शो किया जा रहा है असल में वहां पे। अब मैं एक कलरफुल एनिमेशन से इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ, व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड। ये जो मेटालिक बॉन्ड जो है ना, इसको पहले थोड़ा सुने क्या बात कर रहे हैं। ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है, ये मेटल के जो एटम्स होते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा वेट करेंगे ना, एक स्टूडेंट ने मुझे जरा व्हाट्सएप किया, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 मिनट के लिए जरा वेट करें, मैं उसको रिप्लाई कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर आप कनेक्ट नहीं कर हो पा रहे हैं तो शाम में एडमिन से बात कीजिएगा, ठीक है, और फिर रिकॉर्ड लेक्चर पे चले जाइएगा। अब ड्यूरिंग क्लास इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो जो है टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आप एडमिन से शाम में कांटेक्ट करें और क्या नाम है,
रिकॉर्डेड लेक्चर पे आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके बेटा, हम बात कर रहे हैं मेटालिक बॉन्ड की, बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है K2L8M3। मेटल्स जो हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। मेटल्स, एल्यूमिनियम का मेटल अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा तो ये बन जाएगा एक पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम आयन, पॉजिटिव आयन। और इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे। अब एक और एल्यूमिनियम साथ में है और उसने भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। 1 2 3। The metallic bond is an interaction between positive ions of a metal and the free electrons. ये सारे पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम टू एटम मूव कर रहे होते हैं। इसी के एक एनिमेशन जो है वो आपको समझा रहा हूं कि आप देखें व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बहुत इजी समझा होगा, सिर्फ मेटालिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये एक मिनट जरा, मैं पहले जरा वर्बली बता दूं हो क्या रहा है। असल में वो मूविंग है ना, हो क्या रहा है, उसमें मेटल के एटम्स होंगे। एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वो बाहर निकलेंगे तो एटम बिकम्स कैटाइंस। फिर वो यूनाइट होंगे और एक लेटिस बनेगी, मीन वो अरेंज होंगे और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में उनके इर्द गिर्द मूव कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब जरा इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करते रहिएगा कि व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड ना। ओके, इस एनिमेशन की को प्ले वीडियो को मत देखो, बस साइड पे मेटालिक बॉन्ड मैंने डिफाइन किया। व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड, ये आप पहले कॉपी करो, वीडियो छोड़ दें, वीडियो नहीं देखें। What is a metallic bond? A force of attraction between valence electrons and positive ions of a metal. Metallic bond is a force of attraction between the valence electrons and the positive ions of a metal. ये पहले कॉपी करें, मैं इसको कह रहा स्टॉप नहीं कर रहा और आगे मूव नहीं हो रहा, आप उसको आराम से एक नजर देख लीजिएगा। A force of attraction between valence electrons and positive ions of a metal. ये लिखें इसको, ये डेफिनेशन जरूर लिखें इसको। मेटालिक बॉन्ड आपको याद रहे is the force of attraction between the valence electrons and the positive ion of a metal. Okay. अब ये एल्यूमिनियम है, ग्रीन कलर के एटम्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे, निकाल दिए तो एल्यूमिनियम कैटाइंस बन गए रेड कलर में। अगेन एल्यूमिनियम के एटम्स हैं ये। एटम में इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने होते हैं, 3 एल्यूमिनियम में। तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, एल्यूमिनियम बिकम्स अ कैटाइन। अब ये यूनाइट कैसे होते हैं ये सारे, बाय अ मेटालिक बॉन्ड। ये सारे कैटाइंस अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ये सब मिलके कर रहे होते हैं। ये डीलोकलाइज बॉन्ड है, दो एटम के दरमियान नहीं है, ऑल एटम पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा टॉपिक के ऊपर। हमें यहाँ पे 3 चीजों को समझना है अगर नोट लिखना होगा। डेफिनेशन ऑफ अ क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या है, कंपोजिशन और बॉन्ड की बेस पे। कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड हेल्ड टुगेदर, मेटालिक बॉन्ड इज द डेफिनेशन। नंबर 2 पॉइंट इज एन एग्जांपल। नंबर 3 इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स। 3 बातें आप यहां करेंगे, मैंने डिफाइन कर दिया। अब मिसाल क्या है, आप किसी भी मेटल की एग्जांपल ले लें। मैंने यहाँ पे कॉमन मेटल्स लिए हैं, आयरन है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कॉपी करने के बाद अब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स। बीच में मैं एक बात दोबारा कर दूं कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो उसकी वजह, मोस्टली वजह जो है, बड़ी वजह जो हो सकती है वो आपके इंटरनेट की स्पीड का कनेक्शन का मसला होता है। बाकी कोई भी इधर है और भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप आईटी से और एडमिन से इन टच रहें, उनसे
कांटेक्ट कर लिया करें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल्स की खास खुशियात क्या हैं? नंबर वन, दे हैव मेटालिक लस्टर। लस्टर मीन शाइनिंग, इनका सरफेस शाइनिंग होता है। पॉइंट नंबर 1 लिखें, दे हैव मेटालिक लस्टर, शाइनिंग सरफेस। आप गोल्ड ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, कॉपर ले लें, आयरन ले लें, आयरन पे रस्ट लगता है ना तो वो ब्राउन हो जाता है, डल हो जाता है ना, वो तो उसका केमिकल रिएक्शन हो गया है। हम प्योर मेटल की बात कर रहे हैं। दे हैव मेटालिक लस्टर मींस देयर सरफेस अपीयर्स ब्राइट। अब मैंने एक पिक्चर से आपको समझा रहा हूं कि शाइनिंग, जैसे ये 4 मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, किसी भी मेटल को ले लीजिए, तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है तमाम मेटालिक क्रिस्टल्स का। नंबर 1, दे हैव मेटालिक लस्टर। नंबर 2, एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव करते हैं मेटालिक क्रिस्टल के अंदर, इसलिए इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाए केमिकल बॉन्ड लाइक आयोनिक और कोवलेंट में, तो फिर वो मूव नहीं कर सकता एटम टू एटम। कल की क्लास में ग्रेफाइट का जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन था। ग्रेफाइट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, वो नहीं फ्री थे, 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम फ्री था। मेटालिक क्रिस्टल्स क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा साथ साथ लिखते रहिए इसको, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको टाइम मिल जाए, आप लिख लें उसको, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो लेते हैं वो मेटालिक क्रिस्टल्स की होती हैं, कॉपर वायर होता है। अब कॉपर एक्सपेंसिव हो गया है, इसलिए अमूमन जो है एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए मेटालिक क्रिस्टल possess हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटालिक क्रिस्टल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, दे आर मैलिएबल। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको एक साथ लिखा गया है। दे आर मैलिएबल मींस दे कन्वर्ट इनटू शीट्स। जैसे एल्यूमिनियम शीट बनती है, आयरन शीट्स बनती हैं, हम हैमर करके इनको फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मीन कन्वर्ट इनटू वायर्स। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की केबल्स और वायर्स होती हैं, मीन ये डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल भी होते हैं। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब दोनों की जो टर्म है इसको फिगर से देखिएगा। अगेन, malleability is the property of a metal. What is means malleable? Mean convert into sheets, where it can be hammered into sheets like aluminum foils. पहले malleable समझ लो, ductile साथ में भी इसके साथ शो हो जाएगा। malleable, पहले malleable की बात को नोट डाउन कर लें। मीन कन्वर्ट इनटू शीट्स। आप कॉइन देखें, वो भी ज़रा अलॉय होती है, मेटल्स होती हैं, फ्लैट सरफेस होती है। आपका घर का जो गेट होता है उस पर आयरन की शीट होती है। तो मेटालिक क्रिस्टल्स आर मैलिएबल मीन कन्वर्ट इनटू शीट्स। अब बात करते हैं डक्टाइल की। पॉइंट नंबर 2 क्या है? डक्टाइल। अब इस फिगर में देखिएगा कि इनका डक्टाइल होना वो शो किया जा रहा है। जैसे कॉपर मेटल एक सॉलिड है, हम उसको तब्दील कर सकते हैं वायर के अंदर। तो डक्टाइल का मतलब ये है कन्वर्ट इनटू केबल्स एंड वायर्स।
ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल वेयर इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स सच एज कॉपर वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। अब कॉपर एक्सपेंसिव है, मैंने कहा कि अब हम इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है उसमें एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। तो इन टर्म्स के मीनिंग फिगर से मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी एटॉमिक क्रिस्टल की। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, हेडिंग डालेगा आयोनिक क्रिस्टल्स। कैसे डिफाइन करेंगे? कंपोजिशन और बॉन्डिंग बेस पे, फिर एग्जांपल देंगे और उसके बाद इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है, दे कंसिस्ट ऑफ positively and negatively charged ions. They consist of ions, positive ions and negative ions. नाम से अंदाजा हो रहा है ना, ionic crystals consist of ions, positive and negative ions, and these ions are held together by electrostatic forces. Electrostatic forces, positive और negative charge particle का attract करना is called electrostatic force. They consist of positively and negatively charged ions held together by electrostatic forces of attraction. अगर समझा हुआ है तो कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये लफ्ज को देख लो, इसी से इसकी डेफिनेशन ड्राइव कर लो। दे कंसिस्ट ऑफ आयंस which are held together by ionic bond, है ना, सिंपल सी बात। दे कंसिस्ट ऑफ आयंस which are held together by ionic bond। अब वो क्रिस्टाइन सॉलिड जो आयंस से मिलके बने होते हैं, तो वेल नोन एग्जांपल जो होगी सॉल्ट्स की होगी। एग्जांपल अब देखते हैं हम। आप किसी भी सॉल्ट का फार्मूला लिख सकते हो एज एन एग्जांपल। कॉमन सॉल्ट इज NaCl, सोडियम इज अ पॉजिटिव आयन, क्लोराइड इज अ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो इंटरेक्शन है इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, कॉपर इज अ पॉजिटिव आयन, सल्फेट इज अ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्हीं दो सॉल्ट के क्रिस्टाइन सॉलिड की यहाँ पे एक फिगर शो की है। फिगर्स ड्रॉ नहीं करनी है, ये तो जरा आपको पिक्चर्स से बताया जाता है कि जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं वो रियल में कैसा होता है। तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स देखें और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं इसको। कॉपर सल्फेट इज अ पेंटाहाइड्रेट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम देखेंगे। नंबर 1, आयोनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए हम कह रहे हैं दे possess हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे NaCl है ना, NaCl मेल्ट होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेल्टिंग पॉइंट कितना है NaCl का? 801। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इट्स अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर मेल्ट होता है। तो हमें वैल्यूज नहीं देनी, हम एक जनरल बात करते हैं कि आयोनिक क्रिस्टल्स possess high melting and boiling point. Number 2, they are hard and brittle. ब्रिटल के मीनिंग होते हैं easily broken। ये जो वर्ड ब्रिटल है इसके मीनिंग लिखिएगा, easily broken। आप थोड़ी सी फोर्स लगाएं, अप्लाई करें तो ये चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, easily broken। जब आप फोर्स लगाते हैं एटॉमिक क्रिस्टल पे तो वो मैलिएबल हो जाते हैं, वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब आप इस पे थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो ये मैलिएबल नहीं होते बल्कि ब्रेकअप हो जाते हैं। क्यों ब्रेकअप हो जाते हैं? क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं तो इनकी लेयर जब स्लाइड होती है तो उस लेयर स्लाइड होने की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आकर आयन रिपल्शन की वजह से अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, ये एक पॉजिटिव आयन है
साथ इसके नेगेटिव आयन है, फिर एक पॉजिटिव आयन है, साथ में नेगेटिव आयन है। यूं नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो लेयर स्लाइड होगी। स्लाइड होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। ये स्लाइड जब स्लाइड होती है लेयर, फोर्स लगाने से जब डिस्प्लेस होते हैं एटम्स, तो फिर देखिए कि ये ड्यू टू रिपल्शन ये खुद ब खुद अलग हो जाते हैं, इसलिए इजिली ब्रोकन हम कह रहे हैं, ब्रिटल। आयोनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल। ओके, इस एनिमेशन में देखिएगा, ये दोबारा प्ले होगा। लेफ्ट साइड पे क्या है, देखिए मेटल लैटिस है, और राइट साइड पे देखिए कौन सा है, आयोनिक लैटिस है। मेटल्स के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही साइज के हैं, उनमें मेटालिक बॉन्ड है। हमने फोर्स अप्लाई की, उनके एटम डिसलोकेट हुए और उन्होंने न्यू पोजीशन को अटेन कर लिया। आयोनिक क्रिस्टल जो राइट साइड पे दिया हुआ है, ब्लू आर कैटाइंस, रेड आर एनाइंस। जब फोर्स अप्लाई हुई तो जब लेयर्स एटम डिसलोकेट हुए तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर आने की वजह से, रिपल्शन की वजह से खुद अलग हो जाते हैं। तो फोर्स लगाते हैं तो चिटक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये है ब्रिटल। अलिशा ब्रिटल को देखा क्या, ब्रिटल क्या कह रहा हूं, ब्रिटल मीन इजिली ब्रोकन। कैसे इजिली ब्रोकन होते हैं, तो उसको इस एनिमेशन में अगर आप गौर करें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जब हम मेटल्स को करते हैं, मेटल्स को फोर्स अप्लाई करते हैं तो एटम डिसलोकेट होते हैं, तो न्यू पोजीशन आ जाती है। जैसे आयरन नेल है, आपने हैमर किया तो वो बेंट हो गई, टूट नहीं गई। लेकिन NaCl पे आपने हैमर किया तो वो क्रिस्टल ब्रेक हो गया, क्योंकि जब वो स्लाइड होती है लेयर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे और नेगेटिव नेगेटिव पे आने की वजह से रिपल्शन से वो अलग हो जाते हैं फौरन। ब्रिटल मीन इजिली ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट पे आए, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करें, लिखें, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आयोनिक क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। आइस इज नॉट आयोनिक क्रिस्टल ना, आइस आयोनिक क्रिस्टल नहीं है। आइस जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल टाइप में आएगा। आइस को बेटा यहाँ एग्जाम्पल में नहीं दे सकते, ठीक है, वो टूट जाता है, तो उसको हम यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल नहीं ले सकेंगे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, जो सही कह रहे हो आप, ठीक है, ओके। अब पॉइंट नंबर ये जो हमारा 3 है, इसको जरा लिख लो, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने एटॉमिक में कहा था वो क्या थे, कंडक्टर थे, और ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, कंडक्टर की कंडक्शन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्शन होती है वो आयंस की मूवमेंट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो थ्रू द सब्सटेंस बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, तो फिर उसको कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब मेल्ट होते हैं, मेल्ट मेल्ट सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करेंगे। सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। जब ये सॉल्ट पानी में डल जाए तो ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। या आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे शो इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। अगर इनका क्रिस्टल
सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर प्लेस किया जाए तो सॉल्यूशन के आयंस उस पर डिपॉजिट होते हुए उसकी ग्रोथ करते चले जाते हैं। देखिए इस कंटेनर में हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है। a solution of कॉपर सल्फेट, एक्वस मीन सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मैंने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं कॉपर सल्फेट का एक छोटा सा क्रिस्टल हैंग कर दूं, तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इसके ऊपर आयंस जो अंदर डिसॉल्व है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जितना ज्यादा टाइम होगा, आफ्टर 2 वीक्स इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल जो है ना, इसको समझना था हमें कि इनके क्रिस्टल्स ग्रोथ करते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। ये प्रॉपर्टी जो है आयोनिक क्रिस्टल में पाई जाती है। ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल जो है वो कैसा होता है? ग्रोथ की बात क्या कर रहे हैं? ग्रोथ की बात ये मैं कर रहा हूं, दोबारा सुनिएगा, कि कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, सॉल्ट, ये सॉल्ट का एक छोटा सा क्रिस्टल मैंने लिया और इसको अगर मैं इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं हैंग करता हूं तो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं वो आकर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। यूं ये क्रिस्टल जो है ये साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको हमने कहा है ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक खासियत ये है कि ये अपने सॉल्यूशन के अंदर ग्रो होते हैं। ग्रो मीन साइज बड़ा करना शुरू कर देते हैं। जो डिसॉल्व आयंस जो है अंदर मौजूद हैं, कॉपर आयन, सल्फेट आयन, अगर मैं कोई क्रिस्टल अंदर हैंग करूंगा तो ये ग्रोथ करेगा। अगर NaCl का सॉल्ट सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में NaCl का अगर मैं क्रिस्टल प्लेस करूंगा तो NaCl के आयंस उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये अपने सॉल्यूशन के अंदर ग्रोथ करते हैं। ये एक खास बात जो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है। अब ग्रोथ कैसे होती है, तो ये एक बड़ी वीडियो है तकरीबन 5 मिनट्स की, ताकि ग्रोथ आपको नजर आए कि ग्रोथ कैसा हो रहा है क्रिस्टल का। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं इसको हो सकता है व्हाट्सएप कर दूंगा, ये व्हाट्सएप हो सके। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का एक सॉल्ट है। हम पहले उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इस कॉपर सल्फेट को हॉट वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब हमने हॉट वाटर लिया और इसको इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आपको आ रही है वीडियो के साथ? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है, ओके। अब वो जो ग्रोथ की एग्जांपल है ना, जरा उसको जरा एक नजर देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू बेटा। अब रिप्लाई ना करें, थैंक यू। अब वीडियो पे दोबारा आ जाए, जरा देखें। हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करके और इसमें ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है? तो हमने इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करते चले गए ताकि सोल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। अब इसको फिल्टर कर रहे हैं इसको, ताकि क्लियर सोल्यूशन आ जाए हमारे पास। तो इसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आ गया। अगर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे तो जो सॉल्ट डिसॉल्व है वो अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। मैक्सिमम डिसॉल्व अमाउंट इसके अंदर मौजूद है, मैक्सिमम डिसॉल्व। उससे थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट डाला तो वो डिसॉल्व को भी बाहर निकाल देगा, तो नीचे बॉटम में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। पहली चीज तो ये हम देख रहे हैं इसके अंदर। अब ये थोड़ा सा सॉल्ट देखें, सॉल्ट लिया इसने
और इसने इसमें प्लेस कर दिया। अब इसको रख दिया कुछ वक्त के लिए। नीचे देखो कि इस सॉल्ट के डलने से क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू हो गए सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन निकाल दिया और नीचे बॉटम में क्रिस्टल जमा है। अब इसको बाहर करना है उसने। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, सबसे पहले अब हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया था, वो क्रिस्टल नहीं था। तो पहले हमने कॉपर सल्फेट का एक छोटा सा क्रिस्टल को बनाया है, क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल की ग्रोथ पे बात करेंगे। ये क्रिस्टल बन गया ना, अब इन क्रिस्टल की हम ग्रोथ की बात करेंगे। अभी देखते जाओ बेटा, नूर आप देखते जाए इसको। अभी तक जो बात हुई है जरा इसको जरा गौर करो, मैंने कितनी बात की, क्या दिखाया आपको। क्या हमने प्रैक्टिकली देखा वीडियो के अंदर कि कॉपर सल्फेट का पाउडर सॉल्ट था, उसको सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, सुपर सैचुरेट तक कर दिया, फिल्टर करके सोल्यूशन बनाया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला। तो जो डिसॉल्व सॉल्ट था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर आ गया और छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए। अब इन क्रिस्टल को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्लेस करना है। अगर पानी में प्लेस करोगे तो डिसॉल्व होगा। नू समझ रहे हो बात? अगर पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। हमने पानी में नहीं डालना है इसको, हमें इसको प्लेस करना है इसकी ग्रोथ के लिए। इसको प्लेस करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर मजीद डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उसके अंदर प्लेस करना है। तो उसमें जो डिसॉल्व सॉल्ट जो मैक्सिमम है वो इस क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट होकर इसके साइज को बढ़ाना शुरू कर देगा। ओके, ओके, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी सर, ओके, थैंक यू। अब देखो, अभी दोबारा रिपीट करता हूँ मैं बात। हमने अभी तक क्या देखा वीडियो के अंदर और क्या देखने जा रहे हैं हम ग्रोथ वाली प्रॉपर्टी को समझने जा रहे हैं। ग्रोथ, देखो ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। क्रिस्टाइन सॉलिड को बता रहे हैं कि ये ग्रोथ कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए कि आपकी ग्रोथ होती है, मीन आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है। हमारी ग्रोथ इरिवर्सिबल है और क्रिस्टलाइन ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल है। पहले ग्रोथ को देख लें, ग्रोथ हो कैसे रही है कि साइज और मास बढ़ रहा होगा क्रिस्टल का। तो हमने कॉपर सल्फेट का पहले क्रिस्टल एक छोटा सा बनाया। ये छोटे क्रिस्टल जो है हमारे सामने मौजूद। अब इस क्रिस्टल की ग्रोथ को मैं दिखाऊंगा। इस ग्रोथ को देखें, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। ये वो क्रिस्टल है, इसमें से एक छोटा सा क्रिस्टल लेकर, कोई भी छोटा सा क्रिस्टल लेकर उसको थ्रेड के साथ बांधेंगे और सोल्यूशन में हैंग करेंगे हम। ये क्रिस्टल हो गया छोटा सा, इसको सीड कह रहे हैं हम। अब इस थ्रेड के साथ हमें इसको बांध देना है और जाके प्लेस करना है सोल्यूशन के अंदर। ओके, इसको बांध दिया हमने, हैंग कर दिया। अब छोटा सा क्रिस्टल है ना, तो हम कहते हैं, हमने कहा था ये ग्रो करते हैं। अब देखो, ये सोल्यूशन में डाला, ये NaCl का क्रिस्टल है, ये पानी नहीं है, इसके अंदर NaCl का सॉल्ट डला हुआ है और वो ग्रोथ कर रहा है। ये NaCl का सॉल्ट ग्रोथ कर रहा है। तो साथ में उन्होंने थोड़ी सी वीडियो में NaCl को भी एग्जांपल में शो किया है। ये कॉपर सल्फेट को हमने प्लेस किया था। अभी यहाँ पे जरा इसको पॉज करूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट टू ऐड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू योर ग्लास। ठीक है, जो सॉल्यूशन आप लेंगे ना वो क्या होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, वरना ग्रोथ नहीं होगी, वरना वो क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन हम लेंगे जिसके अंदर ग्रोथ करनी है वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सॉल्यूशन हमने लिया। ओके, इसके अंदर हम सीड लगाएंगे। ये अब सीड इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। पहले सॉल्यूशन बना के छोटा सा क्रिस्टल डेवलप किया था, अब वो क्रिस्टल अगेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर हम हैंग करने जा रहे हैं अभी। और हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रोथ। ये देखो प्लेस कर दिया इसको। अब कुछ वक्त के बाद उसको निकाला, कुछ दिन के बाद देखो ग्रोथ होगी इसकी, बिग साइज हो गया। जितना ज्यादा टाइम देंगे आप, सॉरी,
कहाँ तक थे हम लोग? यस, यहाँ पे बात कर रहे थे ना, ये प्लेस किया हमने, छोटा साइज का था, अब इसका साइज देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब जितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा होते जाएंगे, इसकी ग्रोथ में इजाफा हो जाएगा, इसके साइज में इजाफा होता जाएगा। ये देखिए और बड़ा हो गया। इस एनिमेशन को समझाने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। ये देखिए कितना बड़ा साइज हो गया इसका, इसको ग्रोथ कह रहे हैं हम, कि आयोनिक क्रिस्टल की खासियत होती है कि वो अपने सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट की ग्रोथ शो कर रहे हैं। ये वो क्रिस्टल है जिसकी ग्रोथ हुई है। ये NaCl का सॉल्ट है, साथ में व्हाइट कलर का, और ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है। इसके साइज की बता रहा है कि साइज कितना बड़ा है क्रिस्टल। ये NaCl का क्रिस्टल है। अब ये देखें क्या कह रहा है, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स लगे इसको, 1 वीक ऑफ वर्क, 403 फोटो इसने लिए हैं आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए। ओके ना, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ इस बात को समझना था कि इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल इतना ग्रो करता चला जाता है जितना टाइम होता है कि उसका साइज बढ़ता ही चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है आयोनिक क्रिस्टल में पाई जाती है, आयोनिक क्रिस्टल में। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप, कोवलेंट क्रिस्टल्स। अगेन पहले डेफिनेशन होगी, फिर एग्जांपल होगी, फिर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की खास प्रॉपर्टीज जो है उनको हम लिखेंगे। हेडिंग डालो कोवलेंट क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे नेम से, क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेम से मालूम हो रहा है कि बॉन्डिंग कौन सी है। कोवलेंट क्रिस्टल्स वही अंदाजा डिफाइन करने का, दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स and held together by sharing of electrons. Sharing of electron means covalent bond. Definitely, they consist of atoms and held together by sharing of electrons. They consist of atoms and held together by sharing of electrons. Example, हम बुक की जो एग्जाम्पल है सिर्फ वही हम मार्क कर रहे हैं। 4 बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका एंड कार्बोरेंडम। एग्जाम्पल लिखें, ग्रेफाइट, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आ जाए कोवलेंट क्रिस्टल कौन सा है, तो आपको जो एग्जांपल्स गिवन है इनको याद रखना है। ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका एंड कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम इज द सिलिकॉन कार्बाइड। ये हमारे कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं। इनमें जो एटम्स मौजूद हैं वो आपस में पैक्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये एग्जांपल है ग्रेफाइट की और डायमंड की। पेज नंबर 63 बुक देखिएगा, बॉटम पे डायमंड और ग्रेफाइट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? डायमंड और ग्रेफाइट। वहां पे उनका क्रिस्टल लेटिस दिया हुआ है। लेटिस में एटम्स की अरेंजमेंट शो की जाती है। अगर हम डायमंड को देखें, डायमंड, डायमंड की अगर मैं बात करूं, तो डायमंड मींस कार्बन, और कार्बन का एटम कार्बन एटम के साथ यूनाइट होता है बाय कोवलेंट बॉन्ड और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनाता है।
बुक अगर करीब मौजूद है, बुक खोल के देखिए, पेज नंबर 63, सेकंड पैराग्राफ, इन डायमंड, नजर आया आपको? इन डायमंड, डायमंड में क्या हो रहा है? ईच कार्बन एटम, अगर कोई रिकॉर्ड दिखेगा तो उसको याद रहे, मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 63, बुक की बात कर रहे हैं हम। यहाँ असल में इस टॉपिक के अंदर जो है ना, अलग से 2 रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं, तो उन रीजनिंग क्वेश्चन को मैं पहले समझाऊं, फिर बात को आगे करूंगा। डेफिनेशन तो ये होगी, दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बाद में लेते हैं, पहले हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बात डिस्कस हुई है और वो रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए उनको पहले समझेंगे हम। अभी मैं डायमंड के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो किया मैंने, कि कार्बन के एटम्स अरेंज कैसे हो रहे हैं। तो मैंने एक कार्बन एटम को, सेंट्रल को यहां मेंशन किया, जो बॉन्ड बना रहा है 4 कार्बन एटम से एट अ एंगल ऑफ, इनमें जो एंगल है वो कितना है? 109.5 डिग्री। बुक में जरा सही कर लीजिएगा इसको, अप्रॉक्स 109 दिया हुआ, 109.5 डिग्री। अगर एटम के दरमियान ये एंगल पाया जाए तो उस ज्योमेट्री को टेट्राहीड्रल कहते हैं। अगर ये एंगल पाया जाए तो फिर उस ज्योमेट्री को, उस ज्योमेट्रिकल शेप को टेट्राहीड्रल कहते हैं। तो पेज 63, सेकंड पैराग्राफ, बुक सामने होनी चाहिए आपके। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम मजीद 4 एटम से ज्वाइन है पूरे क्रिस्टल के डायमंड के अंदर एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, कॉल्ड टेट्राहीड्रल एंगल। ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है K2L4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं। डायमंड के केस में कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर देता है बॉन्ड मेकिंग में, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता इसका। 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, पहला इलेक्ट्रॉन यहां यूटिलाइज हो गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया, थर्ड यहां हो रहा है, फोर्थ यहां शेयर हो रहा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसलिए डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर? हम यहाँ पे की पॉइंट ले रहे हैं, इसको नोट डाउन करें कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉज क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड में कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑल वैलेंस electrons are utilized in bond making। देखिए, कंडक्टर वो होगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यस, गुड गुड, आपने सही आंसर किया बेटा, ठीक है। बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि मैं कह रहा हूं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूटिलाइज्ड इन बॉन्ड मेकिंग। ये बेटा एक रीजन जो है ना, इसको नोट डाउन करो, ये एग्जाम में आता है। और सेकेंड ईयर में भी अभी केमिस्ट्री जो है, अल्लाह करे कि अगले साल ये बुक चेंज हो जाए, 30 साल से बुक तब्दील नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन का। तो ये सेकेंड ईयर में भी हम एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन पढ़ेंगे ना, तो सेम यही एक सवाल वहां भी पूछा जाता है, ये वही बात होगी, दोबारा ये जवाब होगा। व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर? डायमंड कह रहे हैं बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट को जो मैं दिखाऊंगा तो वो क्या होगा, गुड। ग्रेफाइट तो कल भी देखा था हमने ना, कि उसका 4th इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा था। ये नोट कर लिया आप लोगों ने रीजन को? क्योंकि बुक में इस रीजन का आंसर वहां पे मेंशन नहीं है। सेकंड चीज मेंशन है, वो मैं वहां हाईलाइट करवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं उसको। ईशा, आप कर लें जल्दी से कॉपी, फिर मुझे बताएं, मैं आपको वेट कर रहा हूँ।
Why diamond is a bad conductor of electricity? Because there is no free electrons. All 4 valence electrons are utilized in the bond making. चारों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस थे वो सारे इस्तेमाल हो गए बॉन्ड बनाने में, और वो लोकलाइज्ड हो गए, वो वहां से हिल नहीं सकते, वो मूव नहीं हो सकते. ये स्टूडेंट मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कर लें, डन करें इसको, फिर मैं आगे बात करें हम. ओके बेटा. यस, अब मैं ये बात करने जा रहा हूँ. बुक पे देखिएगा सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन, व्हाई डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस. डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तो दोनों का कॉज एक ही है, रीजन एक ही है. इस डायमंड में अगर बॉन्ड वीक होगा तो सॉफ्टनेस आ जाएगी. ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है. ये पहला बॉन्ड जो बना हुआ है ना, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट बॉन्ड, सॉरी, फर्स्ट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सेकंड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, थर्ड भी स्ट्रॉन्ग, फोर्थ. कोई वीक बॉन्डिंग नहीं है, वीक बॉन्ड नहीं है, इसलिए डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस. बुक में मार्क कैसे करेंगे, बुक में इस वाली बात को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कीजिएगा. ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स. क्लोज पैकिंग कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. सारे बॉन्ड कोवलेंट हैं. बुक की वर्डिंग को याद रखेंगे हम, ठीक है. ड्यू टू क्लोज पैकिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, डायमंड इज हार्ड, वेरी हार्ड, एंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये हाईलाइट कर लो. अगर सवाल आता है एक्सप्लेन व्हाई डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स and large number of covalent bonds, it is hard and possess high melting point. पेज 63 सेकंड पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस को हाईलाइट कर लो. अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की. थर्ड पैराग्राफ इज अबाउट ग्रेफाइट. थर्ड पैराग्राफ में ग्रेफाइट डिस्कस हो रहा है. पहले तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है इन ग्रेफाइट, मैं रीड भी कर रहा हूं, बुक मेरे सामने मौजूद है. थर्ड पैराग्राफ, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स. ग्रेफाइट में जो कार्बन का एटम है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो कार्बन, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये दोनों एक ही एलिमेंट है, तो इनको एलोट्रॉप्स कहते हैं. एलोट्रॉप्स. केमिकली बोथ आर सेम. केमिकल नेचर दोनों की डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की एक जैसी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है. अभी आपने कहा कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर. डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस. ये जो फिजिकल डिफरेंस है ना, इसके कॉज को हम समझने जा रहे हैं. अब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंट टू 3 other carbon atoms at an angle of 120 degree, forming layers of hexagon. Layers of hexagon. ये लेयर में एक रिंग ड्रॉ किया है मैंने. लेयर्स बन रही हैं हेक्सागोनल, जिसमें कार्बन का एटम मजीद 3 कार्बन से यूनाइट हो रहा है. 4 से नहीं हो रहा, डायमंड में 4 से हो रहा था. कार्बन के 4 वैलेंस थे, अब हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. ये फोर्थ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये कॉज हो गया गुड कंडक्टर होने का. ठीक है. अब कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है स्ट्रॉन्ग, और चौथा बॉन्ड जो है वो वेंडर वॉल फोर्स है, जो लेयर के दरमियान है, डॉट लाइन से शो कर रहे हैं. ये स्पेस है लेयर के दरमियान, तो लेयर्स के दरमियान स्पेस है, वीक बॉन्डिंग है, लेयर स्लाइड होती हैं, इसलिए इसके अंदर सॉफ्टनेस पाई जाती है, इसलिए इसका टेक्सचर जो है वो ग्रीसी होता है. तो पहला रीजन ये है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है, उसका टेक्सचर ग्रीसी कैसा है.
उसकी अपीयरेंस ग्रीसी कैसे क्यों है, तो इसको मार्क करेंगे थर्ड लाइन में, लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन। ड्यू टू स्पेस बिटवीन लेयर्स, नीचे फिगर भी सामने देखते रहिएगा कि दो लेयर्स के दरमियान स्पेस नजर आ रही है, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वीक बॉन्ड हो जाता है। आपने कहा था डायमंड में क्या था, ड्यू टू क्लोज पैकिंग, या हम क्लोज पैकिंग की बात नहीं कर रहे। हाँ, लेयर के अंदर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड बट लेयर टू लेयर डिस्टेंस है। ड्यू टू स्पेस बिटवीन लेयर्स ग्रेफाइट इज सॉफ्ट and as layers easily slide over one another, so graphite has greasy texture। ये एक सवाल है, why graphite is soft substance। second, why graphite conducts electricity। तो उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड रीजन के आंसर को, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लेन ऑफ लेयर्स, नॉट लेयर टू लेयर कंडक्शन नहीं होती है, इन द प्लेन ऑफ लेयर्स। व्हाई, as each carbon has one free electron, क्योंकि ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू द प्लेन ऑफ लेयर्स, पैरेलल टू द लेयर्स, नॉट द परपेंडिकुलर टू द लेयर। लेयर टू लेयर इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ वाले कार्बन में मूव कर जाएगा जहां से कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर के कार्बन के अंदर मूव नहीं कर सकता है। तो इसलिए इनमें कंडक्शन तो होती है पैरेलल टू द लेयर बट नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर। ये फिनोमेना बनाता है इसको एन आइसोट्रॉपिक, लेकिन कंडक्शन हो तो रही है इसलिए ये कंडक्टर भी होगा। तो ये दो रीजनिंग क्वेश्चन थे जो साइड में एक्स्ट्रा यहाँ डिस्कस हो गए थे। जब आप नोट लिख रहे होगे तो जाहिर है उसको तो यहाँ नहीं लिखना, इसमें तो सिर्फ आपको बताना है कि इसकी क्या नाम है, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल जो बुक के 3 दिए हुए हैं उन्हीं को यहाँ हाईलाइट करेंगे। नंबर 1, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो इन डेंसिटी एंड हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सॉरी, दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं है बेटा। दे हैव हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए पिछले वाला सेंटेंस उठाना पड़ता है ना, तो उसके अंदर फिर लिखना होता है, तो बाय मिस्टेक हो जाता है बाज का। ओके, 3 प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है, they possess high melting point, they have low density, they have high refractive index। डायमंड के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2.4 है। अब हम आते हैं फोर्थ एंड लास्ट टाइप के ऊपर, और वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पहला था एटॉमिक, दूसरा था आयोनिक, तीसरा था कोवलेंट, फोर्थ वन इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। अब नाम से मालूम हो रहा है दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में मेटालिक बॉन्ड नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते कैसे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर। आप देखें तीनों का, चारों का जो फॉर्मेट है वो एक ही जैसा है। वेब बुक मौजूद है, पेज नंबर 63, वहां भी देख सकते थे, या दोबारा देख लो। चलो, ये जब आप इसको कॉपी कर ले मुझे बता दीजिएगा। They possess high melting point, they have low density, they have high refractive index। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स के। जब आप कॉपी कर लें मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, अब गौर से दोबारा बात सुने कि अगर उन तीनों को समझा है भी आपने तो ये डिफाइन करना इजी होगा। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कैसे होते हैं, तो वही एक फॉर्मेट हमारा डिफाइन करने का है कि 2 पॉइंट्स हम बात कर रहे हैं कि इन क्रिस्टल की कंपोजिशन क्या है और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं। तो हम कह रहे हैं दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स
एंड हेल्ड टुगेदर बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। कोई एक फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कई टाइप्स होती हैं, जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अलावा वैन डर वाल फोर्स, लेंडन फोर्स। तो ये हम बात करें, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 2 इज अ वैन डर वाल्स फोर्स। तो डेफिनेशन को पहले कॉपी कर लें। They consist of molecules and held together by the following forces. First is a hydrogen bonding, second is a van der Waals force. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं बाय वीक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक है, आयोनिक बॉन्ड से वीक है, मेटालिक बॉन्ड से कंपेयर किया जाए तो वीक है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सबसे पहले एग्जाम्पल आइस की है। आइस, आयोडीन एंड ड्राई आइस मीन कार्बन डाइऑक्साइड। आइस, आयोडीन, ड्राई आइस, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये तीनों की एक फिगर शो की है, सच जरूरत तो नहीं है आपको, लेकिन एग्जाम्पल बता रहे हैं। आइस, पहले आइस का क्रिस्टल है, फिर आयोडीन एक बॉटल में है, और लास्ट में ड्राई आइस। ड्राई आइस रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -80 है, -80 पे मेल्ट हो जाती है, -80। तो ये हमारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के। अब पहली बात, उन तीनों में आपने लिखा था हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0। ड्राई आइस का कितना है, -80, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इनमें। दे पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बस ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनके। ये एक पूरा क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। अब इसको पूरा बुक से रीड कीजिएगा। जहां जरूरत महसूस हुई तो मैंने किसी एनिमेशन से या वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की आपको, जो कि फिजिकल क्लास में पॉसिबल नहीं होता है। ये पूरा एक सवाल जो है मुकम्मल हो गया। अब कुछ टर्म्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। हेडिंग डालो, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ये दो टर्म्स हैं, इसमें थोड़ी डिटेल है। ये दो टर्म्स के बाद मैं टॉपिक को एंड कर देता हूं, क्योंकि इसमें काफी चीजें थी जो समझने वाली थी, तो इसलिए बस ये दो टर्म्स करवा के मैं टॉपिक को एंड कर देता हूं। ओके, आइसोमॉर्फिज्म। लास्ट लाइन बेटा कौन सी रह गई थी, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जब कॉपी कर लो मुझे बता दीजिएगा। ओके डन बेटा। अब आते हैं आइसोमॉर्फिज्म। मॉर्फ, एमॉर्फस हमने कल लफ्ज यूज किया है, एमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है ना, एमॉर्फस, विदाउट फॉर्म, विदाउट ज्योमेट्रिकल फॉर्म। और आइसोमॉर्फस क्या होंगे, हैविंग सेम ज्योमेट्रिकल फॉर्म। आइसोमॉर्फस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म फिनोमेना, लेकिन सब्सटेंस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो है ना, क्रिस्टलाइन शेप्स जो हैं वो चंद हैं, लेकिन सॉलिड बहुत सारे हैं, तो कई सॉलिड की, डिफरेंट सॉलिड की सेम ज्योमेट्रिकल शेप हो सकती है, तो उनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम है, इसलिए उनको आइसोमॉर्फ कहते हैं। मैंने लफ्ज के मीनिंग को समझाया। अब जरा इसको देखिए, आइसो का मतलब क्या है, सेम, एंड मॉर्फस मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पहले ये वर्ड के मीनिंग को नोट डाउन करें। वर्ड आइसोमॉर्फस, आइसो मीन सेम, और मॉर्फस की मीनिंग क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म।
तो डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अब डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए, different solids having same crystalline structure या form are called isomorphous, and the phenomenon is called isomorphism. Substances are called isomorphous और ये phenomena कहलाता है isomorphism, ठीक है। वर्ड की अगर मीनिंग याद है आपको तो डिफाइन करना आपके लिए इजी है। आइसो जब भी है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोबार, आइसोमेरिज्म, तो आइसो मीन सेम। अब क्या चीज सेम है? मॉर्फस बता रहा है क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होगी। हम कह रहे हैं डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अब एग्जाम्पल देंगे हम आइसोमॉर्फिज्म में। एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों अलग सॉल्ट है ना, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। बोथ आर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल एक ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है।